1. राजव्यवस्था और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 1.1 परिसीमन, डिलिमिटेशन। सुर्खियों में क्यों? दोस्तों, हाल ही में दक्षिणी राज्यों ने एक बड़ी चिंता जताई है। उनका मानना है कि लोकसभा सीटों का जनसंख्या के आधार पर होने वाला परिसीमन और वित्त आयोग द्वारा धन के आवंटन का जो मौजूदा तरीका है, वो उनके साथ पूरी तरह से न्यायसंगत यानी ठीक नहीं है। परिसीमन के बारे में आइए सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि परिसीमन आखिर होता क्या है। परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत हर राज्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या और उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी एक हाई पावर बॉडी यानी उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को दी जाती है, जिसे हम परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से जानते हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। सबसे पहले 1952 में, फिर 1963, 1973 और आखिरी बार 2002 में। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग 2022 की बात करना भी जरूरी है। इस आयोग ने परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत काम करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 90 विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्गठित किया। इन 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर में रखी गईं। इसके साथ ही वहां 5 संसदीय क्षेत्र भी बनाए गए। अब बात करते हैं परिसीमन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों, यानी इसके लिए हमारे संविधान में क्या नियम हैं। अनुच्छेद 82 और 170। इसके तहत संसद द्वारा तय किए गए अधिकारी और तरीके से हर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की, उनका फिर से समायोजन और विभाजन किया जाता है। अनुच्छेद 330 और 332। ये अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को दोबारा तय करने का अधिकार देते हैं। यहाँ एक सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। परिसीमन आयोग के जो आदेश होते हैं वे कानून की तरह ही पूरी तरह प्रभावी होते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि लोकसभा या राज्य विधानसभाएं भी इन आदेशों में कोई फेरबदल या संशोधन नहीं कर सकती हैं। ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तारीख से सीधे लागू हो जाते हैं। भारत में परिसीमन का इतिहास। चलिए अब एक नज़र भारत में परिसीमन के इतिहास पर डालते हैं कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन के जरिए साल 2000 तक के लिए एक रोक लगा दी गई। इसके तहत 1971 की जनगणना के स्तर पर ही लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन और उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन को फिक्स यानी स्थिर कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस रोक को आगे बढ़ाते हुए साल 2026 तक के लिए तय कर दिया गया और साथ ही 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन को मंजूरी दी गई। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत लोकसभा में राज्यों की सीटों की कुल संख्या में बिना कोई बदलाव किए साल 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने का प्रावधान किया गया। परिसीमन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। इस पूरे मामले में न्यायपालिका का क्या रुख रहा है, इसे समझने के लिए हमें 2 बड़े अदालती फैसलों को देखना होगा। किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ 2024। इस हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर परिसीमन आयोग का कोई भी आदेश पूरी तरह से मनमाना हो या हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो तो देश की संवैधानिक अदालतें उस आदेश की समीक्षा रिव्यू कर सकती हैं। मघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग और अन्य 1966। इस पुराने मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि परिसीमन में न्यायिक दखल को केवल इसलिए रोका गया था ताकि चुनाव की प्रक्रिया में फालतू की देरी न हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह फैसला संवैधानिक अदालतों की समीक्षा करने की ताकत पर कोई पूरा प्रतिबंध लगाता है। परिसीमन का महत्व। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर परिसीमन करना हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका क्या महत्व है। संवैधानिक अधिदेश। हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत ये साफ तौर पर अनिवार्य किया गया है कि जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं यानी आबादी के बदलते आंकड़ों के साथ प्रतिनिधित्व का समय समय पर मिलान या संरेखण होना ही चाहिए। राजनीतिक समानता। ये निर्वाचन क्षेत्रों को समय समय पर दोबारा व्यवस्थित करके हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य को जमीन पर लागू करता है। इससे ये पक्का होता है कि हर एक विधायक या जनप्रतिनिधि लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। जेरीमैंडरिंग की रोकथाम। जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है तो राजनीतिक फायदे के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर करने यानी गेरीमैंडरिंग की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये हमारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को बचाता है। संघवाद।
यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विधायिकाओं में हर राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या को सही ढंग से तय करके हमारे संघीय ढांचे में एक मजबूत क्षैतिज संतुलन हॉरिजॉन्टल बैलेंस बनाए रखता है। ऐतिहासिक समायोजन। इतिहास गवाह है कि परिसीमन ने सीटों के बंटवारे को हमेशा इस तरह संभाला है ताकि हमारी संसद, राज्य विधानसभाओं और यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में भी देश की आबादी के हिसाब से एक संतुलित और फेयर प्रतिनिधित्व दिखाई दे। प्रभावी शासन व्यवस्था। जब चुनावी क्षेत्र वहां की जनसंख्या और डेमोग्राफिक पैटर्न के साथ सही तरीके से जुड़े होते हैं तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए अपने वोटरों की जमीनी जरूरतों और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझना और उन्हें हल करना बहुत आसान हो जाता है। क्या आप जानते हैं, यहाँ एक बेहद दिलचस्प और जरूरी जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे हम सब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में एक विशेष शर्त है। ये कानून इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किए जाने वाले पहले परिसीमन के बाद ही पूरी तरह से प्रभावी या लागू होगा। और आपको बता दें कि यह 106 संशोधन हमारी लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी पूरे 33% सीटों के आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान करता है। परिसीमन से संबंधित प्रमुख चुनौतियां। मगर दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया जितनी जरूरी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। आइए इसकी मुख्य चुनौतियों को भी समझते हैं। संघीय असंतुलन। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन करते हैं तो जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज रही है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया है, जैसे हमारे दक्षिणी राज्य, उन्हें सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे हमारा संघीय संतुलन बिगड़ सकता है क्योंकि देश की राष्ट्रीय नीतियां फिर केवल उत्तरी राज्यों की प्राथमिकताओं के हिसाब से तय होने लगेंगी, जिससे राज्यों के बीच आपसी राजनीतिक और क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। मौजूदा व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए सीटें आरक्षित तो हैं, लेकिन आज भी यह बड़ी चिंता का विषय है कि इन क्षेत्रों का निर्धारण इन समुदायों की वास्तविक जनसांख्यिकीय आबादी के हिसाब से एकदम सटीक रूप से मैच नहीं खाता है। जनभागीदारी का अभाव। आज की तारीख में इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और आम जनता की भागीदारी की भारी कमी दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे बड़े फैसले मुख्य रूप से परिसीमन आयोग द्वारा लिए जाते हैं, जो कि राजनीतिक नियुक्तियों से बना होता है। इस वजह से आम लोगों और तय की गई सीमाओं के बीच एक अलगाव या दूरी पैदा होने का डर रहता है। प्रतिनिधित्व असंतुलन। हमारी जनगणना में जो देरी हुई है उसकी वजह से पुरानी आबादी के आंकड़ों और आज की वास्तविक जनसंख्या के वितरण के बीच एक बड़ा अंतर आ चुका है। इससे हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ढांचा बिगड़ा है और आम जनता तक चुने हुए प्रतिनिधियों की पहुंच भी कमजोर पड़ गई है। परिसीमन की अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। आइए अब जरा दुनिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि बाकी देश इस मामले को कैसे संभालते हैं। यूरोपीय संघ, यहाँ की 720 सदस्यों वाली संसद में सीटों का बंटवारा क्रमिक अनुपातिकता डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर किया जाता है। इस नियम का सीधा मतलब यह है कि जैसे जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ की जनसंख्या और सीटों की संख्या का अनुपात भी बढ़ता जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ की प्रतिनिधि सभा, जो हमारी लोकसभा के समान है, की सीटें साल 1913 से ही 435 पर पूरी तरह फिक्स यानी स्थिर कर दी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1911 में जहां अमेरिका की आबादी 9.4 करोड़ थी, वहीं 2023 में यह अनुमानित तौर पर बढ़कर करीब 33.4 करोड़ हो चुकी है, यानी आबादी में लगभग 4 गुना की भारी बढ़त हुई है। अमेरिका में हर जनगणना के बाद सीटों का ये पुनर्वितरण समान अनुपात विधि मेथड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शंस के जरिए किया जाता है। आगे की राह। सीट वितरण। सीटों के आवंटन के लिए कुल प्रजनन दर TFR समायोजित सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जनसंख्या आधारित लोकसभा सीटों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की TFR के आधार पर संतुलित किया जाए ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण में सफल राज्यों को दंडित किए बिना न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। पारदर्शी प्रक्रिया। पारदर्शिता में सुधार और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों तथा आम जनता जैसे हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे परिसीमन प्रक्रिया की वैधता और निष्पक्षता को सुदृढ़ किया जा सके। आवधिक समीक्षा। परिसीमन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इसे आदर्श रूप में प्रत्येक जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या में हुई वृद्धि और परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हुए समान प्रतिनिधित्व बनाए रखा जा सके। प्रभावी प्रतिनिधित्व। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस प्रकार निर्धारित की जाएं कि वे सामाजिक रूप से समेकित और प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक हों। ये सांस्कृतिक और सामुदायिक एकता, विशेष रूप से SC और ST के लिए को अक्षुण्ण रखे, साथ ही सुलभता, प्रभावी प्रतिनिधि, मतदाता संवाद और चुनावी स्थिरता बनाए रखने में व्यवधानों को न्यूनतम करे।
निधि आवंटन। वित्त आयोग निधि आवंटित करने के लिए कई मानदंडों का उपयोग करता है, जैसे आय अंतराल, कम आय वाले राज्यों को अधिक अंतरण प्राप्त होता है। जनसंख्या का आकार, ये राज्यों की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। वित्त आयोगों ने वर्तमान आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए या तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया है या जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, यह प्रजनन दर में सफल कमी को पुरस्कृत करता है। निष्कर्ष, आगे बढ़ते हुए भारत को ऐसा परिसीमन और वित्तीय संघीय ढांचा विकसित करना चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सहकारी संघवाद के बीच संतुलन बनाए रखे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। वैश्विक सर्वोत्तम अनुभवों और भारतीय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक पारदर्शी, परामर्शात्मक और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण जनसंख्या के आधार पर न्याय और राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक हो सकता है। 1.2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सुर्खियों में क्यों? दोस्तों, हाल ही में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ 2026 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर एक विभाजित निर्णय दिया है। अन्य संबंधित तथ्य। धारा 17A की पृष्ठभूमि। इस धारा को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान करती है कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जांच प्रारंभ करने से पूर्व सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। विभाजित निर्णय। इस मामले में कोर्ट के जजों की राय बटी हुई थी। न्यायमूर्ति विश्वनाथन, इन्होंने धारा 17A को संवैधानिक रूप से वैध माना, परंतु ये शर्त जोड़ी कि स्वीकृति का निर्णय लोकपाल या संबंधित राज्य के लोकायुक्त द्वारा लिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना, इन्होंने धारा 17A को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया, क्योंकि ये केवल एक विशेष वर्ग के लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करती है। पुराने न्यायिक निर्णय। विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997 और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक CBI 2014 के पिछले निर्णयों में न्यायालय ने उन कार्यकारी और वैधानिक प्रावधानों को निरस्त कर दिया था जिनमें वरिष्ठ लोक सेवकों के विरुद्ध जांच से पहले पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। पारदर्शिता का अभाव, प्रशासनिक गोपनीयता, कमजोर जन निगरानी और विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम तथा सूचना का अधिकार RTI जैसे कानूनों के अपर्याप्त क्रियान्वयन से शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है। भले ही भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2000 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 के बारे में। ये अधिनियम लोक पदों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे 2018 में संशोधित किया गया था। ये अधिनियम लोक सेवक को इस प्रकार परिभाषित करता है: कोई भी व्यक्ति जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सेवा या वेतन पर कार्य करता है अथवा जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा शुल्क या कमीशन के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त करता है। कोई भी न्यायाधीश जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे विधि द्वारा स्वयं या किसी निकाय के सदस्य के रूप में न्याय निर्णय संबंधी कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया हो। भ्रष्टाचार की परिभाषा। भ्रष्टाचार को किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कार्य करने या न करने के बदले में परितोष, उपहार, कानूनी पारिश्रमिक के अलावा की स्वीकृति या मांग के रूप में परिभाषित किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 के अन्य मुख्य प्रावधान। पहलू। विवरण। लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के लिए दंड। कोई भी लोक सेवक जो लोक कर्तव्य का बेईमानी पूर्ण तरीके से निष्पादन के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी भागी होगा। आदतन अपराधी के लिए दंड। ऐसे अपराधी को न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने का भी भागी होगा। जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्ति। निम्नलिखित पद से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो के आदेश के ऐसे अपराध की जांच नहीं करेगा और न ही बिना वारंट गिरफ्तारी करेगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE के मामले में पुलिस निरीक्षक। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे महानगरीय क्षेत्रों तथा अन्य महानगरीय क्षेत्रों में सहायक पुलिस आयुक्त। अन्य स्थानों पर उप पुलिस अधीक्षक या समकक्ष पदाधिकारी। भारत में भ्रष्टाचार के प्रचलित होने के कारण केंद्रीयकृत नियंत्रण, स्वतंत्रता के पश्चात राज्य का अत्यधिक नियंत्रण और नौकरशाही विनियमन ने शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप प्रदान किया। लाइसेंस राज व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस एवं परमिट प्राप्त करने के लिए रिश्वत प्रचलित हो गई। 1980 के दशक का बोफोर्स घोटाला उच्चतम राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को उजागर करता है,
जिसने शासन व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों को रेखांकित किया। राजनीतिक नौकरशाही गठजोड़। राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच निकट संबंध संरक्षणवाद, भाई भतीजावाद तथा भ्रष्ट नेटवर्कों की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए आदर्श हाउसिंग घोटाला 2010 महाराष्ट्र। सामाजिक आर्थिक। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार सामाजिक आर्थिक विषमताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। गरीबी और आर्थिक संकट रिश्वतखोरी एवं शोषण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, जिससे वंचित वर्गों को मूलभूत सेवाएं प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट तंत्र पर निर्भर होना पड़ता है। भ्रष्टाचार का संस्कृतिकरण। ये अवधारणा प्रो. कौशिक बसु, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रतिपादित की गई। इसके अनुसार भ्रष्ट आचरण को छिपाने के बजाय लोग उसे दिखाते हैं ताकि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सके। धीरे धीरे ऐसा अनैतिक व्यवहार सामान्य माना जाने लगता है और लोग आगे बढ़ने के लिए उसे स्वीकार करने लगते हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसियों का अभाव। सीबीआई जैसी एजेंसियां कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता सीमित होती है और भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिकता के कारण भ्रष्टाचार मामलों के निस्तारण में विलंब होता है, जिससे दंड का प्रतिरोधक प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। उदाहरण: केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई द्वारा जांच किए गए 7072 भ्रष्टाचार मामले न्यायालयों में लंबित हैं, जिनमें से 379 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से अनिर्णित हैं। पारदर्शिता का अभाव। प्रशासनिक गोपनीयता, कमजोर जन निगरानी और विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम तथा सूचना का अधिकार आरटीआई जैसे कानूनों के अपर्याप्त क्रियान्वयन से शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है। भले ही भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 में 91वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अभी भी भारत को उन देशों में वर्गीकृत करता है जो भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए खतरनाक हैं, विशेष रूप से स्थानीय खनन और रेत माफियाओं से जोखिम का हवाला देते हुए। चुनावी वित्तपोषण। अत्यधिक चुनावी व्यय और राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी राजनेताओं, अधिकारियों और व्यवसायों के बीच लेन देन क्विड प्रो को व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 से 2022-23 के बीच 6 प्रमुख राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल चंदे का लगभग 60% 19,083 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु अन्य कदम। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। यह अधिनियम बेनामी लेन देन, कॉरपोरेट धोखाधड़ी, आयकर चोरी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसीए तथा धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए आदि से संबंधित मामलों को शामिल करता है। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। ये लोक सेवकों द्वारा कथित भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की जांच के लिए एक ढांचा प्रदान करता है तथा अनियमितताओं की सूचना देने वाले व्यक्तियों को संरक्षण उपलब्ध कराता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। ये प्रधानमंत्री सहित कुछ लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का प्रावधान करता है। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय यूएनसीएसी भारत ने 2011 में इस विधिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि का अनुमोदन किया, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005। ये भारतीय नागरिकों को सूचना तक सरल एवं व्यापक पहुंच प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी अधिनियम 2003। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना है। आगे की राह। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी की सिफारिशें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को राज्य सतर्कता आयोग के अधीन लाया जाए। राज्यों की आर्थिक अपराध इकाइयों को सुदृढ़ किया जाए तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय बढ़ाया जाए। लोक सेवकों के लिए नैतिक संहिता का विकास किया जाए, जिससे नैतिक आचरण को बढ़ावा मिले। पारदर्शी सार्वजनिक खरीद प्रणाली। डिजिटल ई खरीद, लोक निविदा प्रकटीकरण तथा संभावित ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग से स्वतंत्र वास्तविक समय अंकेक्षण द्वारा निधियों को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे अपव्यय और पक्षपात को कम किया जा सके। न्यायिक सुधार। विशेष न्यायालय, समयबद्ध सुनवाई, प्रशिक्षित न्यायाधीश और तकनीक आधारित मामले की ट्रैकिंग न्याय की गति बढ़ा सकती है। विसल ब्लोअर संरक्षण। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को और मजबूत बनाकर शिकायत करने वाले की पहचान गोपनीय रखते हुए कानूनी सुरक्षा प्रदान करके और सुरक्षित शिकायत माध्यम उपलब्ध कराकर अधिक खुलासों को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। राजनीतिक वित्तपोषण। दानों का अनिवार्य प्रकटीकरण, व्यय सीमा का निर्धारण, बड़े अनाम चंदों पर प्रतिबंध तथा राज्य द्वारा वित्त पोषित चुनाव अभियान राजनीतिक प्रशासनिक व्यावसायिक गठजोड़ को सीमित कर सकते हैं। संस्थागत उपाय। सीबीआई, सीवीसी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एवं सतर्कता एजेंसियों को पर्याप्त संसाधन, अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता और निरंतर क्षमता निर्माण प्रदान कर सशक्त बनाया जाना चाहिए।
निष्कर्ष। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 की धारा 17A जैसे प्रावधानों पर न्यायिक स्पष्टता के साथ राजनीतिक वित्तपोषण में सुधार, जांच एजेंसियों की स्वायत्तता में वृद्धि और नैतिक शासन में निरंतर सुधार से ही जवाबदेही सुदृढ़ हो सकती है। केवल संस्थाओं के आपसी समन्वित प्रयास और समाज की प्रतिबद्धता से ही भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और समावेशी लोक प्रशासन की ओर बढ़ सकता है। 1.3 शहरी जल प्रशासन, अर्बन वाटर गवर्नेंस। सुर्खियों में क्यों? दोस्तों, हाल ही में इंदौर में नगर निगम के नल से दूषित जल के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकट ने शहरी शासन व्यवस्था, विशेषकर शहरी जल प्रबंधन प्रणाली की संवेदनशीलता और कमजोरियों को उजागर किया है। अन्य संबंधित तथ्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने इंदौर की इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। NHRC ने उल्लेख किया कि जिस मुख्य पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी वो एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजर रही थी, जिसके कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई। दूषित नल जल में अनेक हानिकारक रोगजनक पाए गए हैं, जिनमें ई. कोलाई, साल्मोनेला तथा विब्रियो कोलेरी जैसे जीवाणु के साथ ही विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ शामिल थे, जिससे रोगियों के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और सेप्सिस की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहरी जल प्रशासन के बारे में। जल आपूर्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। जल आपूर्ति प्रणाली की योजना, परिकल्पना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों की होती है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगरपालिकाओं को व्यापक दायित्व प्रदान किए, जिनमें भूमि विनियमन, जलापूर्ति, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अमृत और अमृत 2.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से शहरी जल अवसंरचना की देखरेख करता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भारत में पेयजल गुणवत्ता हेतु मानक निर्धारित किए हैं, जिन्हें IS-10500 रेशियो 2012 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। IS 10500 में पेयजल में विभिन्न तत्वों की स्वीकार्य सीमा निर्धारित की गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, जल का pH मान, मैलापन, टर्बिडिटी, कुल घुलित ठोस TDS तथा रंग और गंध। BIS के अनुसार जल को पेय योग्य नहीं माना जाएगा यदि वह जीवाणुजन्य रूप से दूषित हो, विशेषकर संकेतक जीवाणु जैसे ई. कोलाई, विषाणु आदि की उपस्थिति हो, अथवा रासायनिक संदूषण अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक हो। उदाहरण के लिए अतिरिक्त फ्लोराइड > 1.5 मिलीग्राम पेनिट्रेट, TDS > 2000 मिलीग्राम पेनिट्रेट, मैंगनीज > 0.3 मिलीग्राम पेनिट्रेट, नाइट्रेट > 0.05 मिलीग्राम पेनिट्रेट्स > 45 मिलीग्राम पेनिट्रेट्स आदि। शहरी जल प्रशासन का महत्व। सतत शहरी विकास। यह 11 सूडानीज पाउंड्स समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और सतत शहर को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है। बेहतर स्वास्थ्य। ये हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी जलजनित बीमारियों को कम करता है तथा स्वच्छता में सुधार करता है। जल अवसंरचना का निर्माण। ये निवेशकों के लिए जोखिम कम करके जल अवसंरचना में मजबूत निवेश को सक्षम बनाता है। जीवन के लिए जल का अधिकार। सुरक्षित पेयजल तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। जल सुरक्षा। ये बढ़ती मांग और जल की कमी के बीच बढ़ती शहरी आबादी के लिए विश्वसनीय जल पहुंच सुनिश्चित करता है। शहरी जल प्रशासन से संबंधित चुनौतियां। मांग आपूर्ति अंतराल। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण उपलब्ध जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे शहरी जल प्रशासन और उसकी स्थिरता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। नीति आयोग के संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2018 के अनुसार दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई सहित 21 प्रमुख शहरों के वर्ष 2020 तक भूजल समाप्त होने की आशंका व्यक्त की गई थी, जिससे लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते थे। खंडित संस्थागत तंत्र। अनेक एजेंसियों की भागीदारी, अधिकार क्षेत्र का अतिव्यापन तथा समन्वय की कमी शहरों में समेकित जल प्रशासन को बाधित करती है। उदाहरण: गुरुग्राम में लोक निर्माण विभाग PWD, नगर निगम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण आदि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करते हैं। अपर्याप्त अवसंरचना। पुरानी पाइपलाइनें, रिसाव और गैर राजस्व जल ONRW की उच्च मात्रा प्रायः 30-50% प्रभावी आपूर्ति को कम करती है तथा परिचालन लागत में वृद्धि करती है। ये अनुमान है कि भारत की लगभग 38% जल आपूर्ति गैर राजस्व जल के कारण नष्ट हो जाती है। गैर राजस्व जल से आशय उस उपचारित जल से है जो वितरण प्रणाली में भेजा जाता है, परंतु उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। ये भौतिक हानियों, रिसाव, वितरण हानि या प्रत्यक्ष हानियों, चोरी, बिना मीटर उपयोग या त्रुटिपूर्ण बिलिंग के माध्यम से हो सकता है। जलवायु समुत्थानशीलता। शहरी जल प्रशासन प्रायः जलवायु प्रभावों जैसे अनियमित वर्षा और सूखा को एकीकृत करने से विफल रहता है,
जिससे जल प्रणालियां कमजोर हो जाती हैं, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तथा वे विशेषकर अल्प वर्षा काल में दबाव सहन करने में असमर्थ रहती हैं। उदाहरण 2019 का चेन्नई जल संकट, जहां सभी 4 मुख्य जलाशय सूख गए थे, और 2024 का बेंगलुरु जल संकट। अपशिष्ट जल उपचार। शहरी भारत में अधिकांश अपशिष्ट जल बिना उपचार के ही छोड़ा जाता है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और सुरक्षित जल की उपलब्धता घटती है। उदाहरण नई दिल्ली में यमुना नदी में उच्च स्तर का प्रदूषण। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता। पर्याप्त और नियमित पाइपलाइन जल आपूर्ति के अभाव में भारतीय शहर तेजी से अत्यधिक दोहन किए गए भूजल पर निर्भर होते जा रहे हैं। इससे भूजल स्तर में कमी आ रही है तथा परिवारों को टैंकर और बोरवेल जैसे स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में जल असुरक्षा बढ़ रही है और जल तक असमान पहुंच की समस्या और गंभीर हो रही है। शहरी जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए की गई पहलें। जल जीवन मिशन शहरी। यह मिशन सतत विकास लक्ष्य 6 SDG 6 के अनुरूप देश के सभी 4378 वैधानिक नगरों में प्रत्येक परिवार को कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT 2.0। इसमें वर्षा जल संचयन के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन के माध्यम से जल निकायों में जल पहुंचाने और जलभृत प्रबंधन योजना के माध्यम से भूजल पुनर्भरण की रणनीतियां शामिल हैं। इसके तहत जल की गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज पर शहरों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन के रूप में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन JSA-CTR अभियान वर्ष 2019 में जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति 2012। यह वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग द्वारा जल उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है। नमामि गंगे कार्यक्रम। ये प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों वाला एकीकृत संरक्षण मिशन है। आगे की राह। मांग आपूर्ति अंतराल को पाटना। एकीकृत शहरी जल प्रबंधन को अपनाएं, जिसमें मांग प्रबंधन, मीटर लगाना, तर्कसंगत मूल्य निर्धारण और आपूर्ति के लिए वर्षा जल संचयन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग तथा स्थानीय जल निकायों का कायाकल्प शामिल हो, ताकि सीमित ताजे जल के स्रोतों पर दबाव कम हो सके। संस्थागत तंत्र। शहर स्तर पर एक एकल जल प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज तथा स्टॉर्म वाटर प्रबंधन के लिए स्पष्ट दायित्व निर्धारित हों, ताकि विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में बेहतर समन्वय, जवाबदेही और एकीकृत योजना सुनिश्चित हो सके। अवसंरचना सुधार। पुरानी पाइपलाइनों का आधुनिकीकरण, रिसाव पता लगाने वाली तकनीकों, दाब परीक्षण, ध्वनिक रिसाव पहचान, भूभेदी रडार आदि का उपयोग तथा नियमित जल लेखा अंकेक्षण के माध्यम से गैर राजस्व जल को कम किया जाए और दक्षता एवं वित्तीय स्थिरता बढ़ाई जाए। जलवायु समुत्थानशीलता प्रणाली। शहरी जल योजना में जलवायु जोखिमों को समाहित किया जाए तथा झीलों की बहाली, बाढ़ मैदान संरक्षण और विकेंद्रीकृत जल भंडारण जैसे प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देकर सूखा एवं बाढ़ के प्रति समुत्थानशीलता विकसित की जाए। अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग। सीवेज उपचार क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना और शहरी जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गैर पेय उद्देश्यों हेतु उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को अनिवार्य बनाना। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता में कमी। भूजल दोहन को विनियमित किया जाए, पुनर्भरण और भंडारण को प्रोत्साहित किया जाए तथा विश्वसनीय पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित कर बोरवेल और टैंकर पर निर्भरता कम की जाए। 3 पेटासेकंड नीति पॉलिसी। लोग, पीपल, स्थान, प्लेस ढांचे को मजबूत करना। विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों को समन्वित करके, लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके तथा शहरों और उनके आसपास के जल स्रोत क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर संधारणीय और न्यायसंगत जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। निष्कर्ष। लोक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संधारणीयता और समावेशी शहरी विकास के लिए शहरी जल प्रशासन को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। संस्थागत सुधारों, अवसंरचना आधुनिकीकरण और सामुदायिक सहभागिता के समन्वय से भारत अपने शहरी जल तंत्र को एक कमजोर सेवा प्रदाता से बदलकर एक सशक्त, संधारणीय और न्यायसंगत शहरी जीवन के आधार में परिवर्तित कर सकता है। 1.4 खेल प्रशासन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सुर्खियों में क्यों? सरकार ने खेलो भारत नीति 2025 के तहत खेल प्रशासकों के क्षमता निर्माण पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट खेल विभाग को सौंप दी है। अन्य संबंधित तथ्य। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने की। इसका उद्देश्य खेल प्रशासन में सुधार लाना तथा वर्ष 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल करना और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लक्ष्य को समर्थन प्रदान करना है। मुख्य निष्कर्ष। खेल प्रशासकों के एक पेशेवर कैडर का अभाव है और कमजोर संस्थागत निरंतरता है। खेल प्रशासकों के लिए बिखरे हुए और पुराने प्रशिक्षण अवसर हैं, जिसमें दक्षताओं या निरंतर व्यावसायिक विकास पर सीमित ध्यान दिया गया है।
प्रशासनिक क्षमताएं विकसित करने में वर्तमान खेल शिक्षा में कमियां हैं, जिससे स्नातकों के पास पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की सीमित जागरूकता होती है। इससे राष्ट्रीय, राज्य और संस्थागत संरचनाओं के परस्पर संबंधों का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता है। खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशासन व्यवस्था में शामिल होने के लिए स्पष्ट संरचना का अभाव है। अधिकांश खिलाड़ी अपने खेल करियर से प्रशासनिक भूमिकाओं में बदलाव के लिए आवश्यक कौशल से युक्त नहीं हैं। प्रशासन में डिजिटल उपकरणों और विश्लेषणात्मक तकनीकों का न्यूनतम उपयोग। आगे की राह। परिवर्तन हेतु सिफारिशें। सांविधिक शासन निकायों की स्थापना। राष्ट्रीय खेल शिक्षा एवं क्षमता निर्माण परिषद खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सांविधिक निकाय के रूप में ये खेल प्रशासन प्रशिक्षण को विनियमित, मान्यता प्रदान और प्रमाणित करेगा। राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास प्रकोष्ठ। यह भारत विशिष्ट पाठ्यक्रम संचालित करने, प्रशासकों की रजिस्ट्री का प्रबंधन करने, ई-खेल पाठशाला डिजिटल मंच की देखरेख करने, परिणामों की निगरानी करने तथा वैश्विक संस्थानों के साथ साझेदारी के लिए संचालनात्मक इकाई होगा। ई-खेल पाठशाला डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा जमीनी स्तर पर शिक्षकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय दक्षता फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन। 5 स्तरीय क्षमता परिपक्वता मॉडल। जिला स्तर से राज्य, राष्ट्रीय, संस्थागत और वैश्विक स्तर तक प्रशासकों के लिए करियर विकास के मार्ग के रूप में। प्रशासनिक तंत्र का व्यावसायीकरण। विशिष्ट प्रशासक आईडी (UAID) व्यावसायिक विकास को ट्रैक करने के लिए UAID से जुड़ी एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पदोन्नति मापने योग्य कौशल प्राप्ति पर आधारित हो। दोहरी खिलाड़ी करियर योजना। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे खिलाड़ी अपने सक्रिय खेल जीवन के दौरान खेल प्रदर्शन के साथ साथ नेतृत्व से जुड़ी शिक्षा भी प्राप्त कर सकें और उन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ मेरिट का प्रमाण पत्र दिया जाए। उदाहरण, जिम्बाब्वे की तैराक किर्स्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। प्रदर्शन प्रबंधन और निगरानी प्रणाली। प्रशासकों का मूल्यांकन खिलाड़ियों की तरह ही कठोरता से करना और प्रदर्शन को प्रोत्साहन व करियर विकास से जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC), फीफा आदि वैश्विक निकायों के साथ पाठ्यक्रम निर्माण एवं वरिष्ठ नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने हेतु सहयोग स्थापित किया जाए। प्रौद्योगिकी का उपयोग। डिजिटल उपकरणों और खेल विज्ञान के एकीकरण से खेल प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। संबंधित सुर्खियां। राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026 अधिसूचित किए। राष्ट्रीय खेल निकायों में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्षेत्रीय खेल महासंघ आदि शामिल हैं। नियमों के बारे में। प्रत्येक खेल निकाय में एक सामान्य निकाय और एक कार्यकारिणी समिति होगी। सामान्य निकाय की संरचना। कम से कम 4 उत्कृष्ट खेल उपलब्धि वाले खिलाड़ी, आयु कम से कम 25 वर्ष। इनमें से 50% महिलाएं होंगी। कार्यकारिणी समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। कम से कम 4 महिला सदस्य सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की देखरेख हेतु गठित राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल में सदैव कम से कम 20 सदस्य होंगे। अयोग्यता के मानदंड। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं कारावास के दंड प्राप्त व्यक्ति सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल बोर्ड (INSB) मुख्य तथ्य एवं उद्देश्य। संरचना। अध्यक्ष, चेयरपर्सन, जोड़ 2 अन्य सदस्य। उद्देश्य। यह निम्नलिखित कार्यों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। राष्ट्रीय खेल निकायों को बोर्ड की मान्यता प्रदान करना। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। कार्यकाल, पदावधि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो। राष्ट्रीय खेल बोर्ड (INSB). केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड खोज सह चयन समिति नियम 2026 अधिसूचित किए। नियमों की प्रमुख विशेषताएं। खोज सह चयन समिति, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें खेल सचिव, खेल प्रशासन का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 व्यक्ति शामिल होंगे। 1.5 संक्षिप्त सुर्खियां। न्यूज इन शॉर्ट्स। 1.5.1 प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक, 50th मीटिंग ऑफ प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन को 2015 में शुरू किया गया था। ये प्लेटफॉर्म प्रशासनिक प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और समय पर निर्णय लेने की क्षमता को एकीकृत करता है। प्रगति की मुख्य विशेषताएं। परिचय। ये एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। ये सरकार के सभी स्तरों तक व्यापक व तकनीक सक्षम शासन तंत्र की पेशकश करता है। टीम इंडिया की भावना। प्रगति समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
इस बैठक में राज्यों के और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ प्रत्यक्ष संवाद होता है। प्रगति के उद्देश्य: बाधाओं का सामना कर रही महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना, उन प्रमुख कल्याणकारी परियोजनाओं के परिणामों में सुधार करना जिनका प्रदर्शन निम्न स्तर का है। प्रमुख शासन उपकरणों की मेजबानी: इसमें पीएम गति शक्ति, परिवेश और पीएम रेफरेंस पोर्टल जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल होते हैं। वैश्विक मान्यता: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद बिजनेस स्कूल के एक बाहरी अध्ययन ने प्रगति को एक वैश्विक बेंचमार्क और वास्तविक समय में परियोजना निगरानी के लिए सत्य का एकल स्रोत माना है। प्रगति द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी भूमिका: सहकारी संघवाद का उदाहरण: इसने केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। इसके माध्यम से मंत्रालयों और विभागों ने समस्याओं को सुलझाने के लिए एकजुट होकर कार्य किया है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक केंद्र सरकार के लगभग 500 सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों ने प्रगति बैठकों में भाग लिया है। परियोजना समाधान की उच्च दर: इसके जरिए विभिन्न परियोजनाओं में पहचानी गई लगभग 94% समस्याओं का समाधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में विलंब, लागत में वृद्धि और समन्वय में विफलता में कमी आई है। लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को गति देना: इसके उल्लेखनीय उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 1994 में स्वीकृत इस परियोजना को 2025 में आरंभ किया गया था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील रेल सह सड़क पुल आदि। 1.5.2 जनगणना 2027 सेंसस 2027 मकान सूचीकरण कार्य: जनगणना का प्रथम चरण। ये अभियान अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। जनसंख्या की गणना: जनगणना का द्वितीय चरण, मुख्य गणना फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख व संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हिमपात वाले गैर समकालिक क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ दुर्गम क्षेत्रों में जनगणना सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी। 16वीं जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएं: भारत की पहली डिजिटल जनगणना। डेटा संग्रह के लिए प्रगणक एन्यूमरेटर्स मुख्य रूप से मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। ऐतिहासिक जातिगत गणना: स्वतंत्र भारत में पहली बार सभी समुदायों की राष्ट्रव्यापी जातिगत गणना की जाएगी। ये गणना केवल एससी और एसटी तक सीमित नहीं रहेगी। अंतिम बार ऐसी गणना 1931 में हुई थी। डिजिटल विशेषताएं: स्वप्रगणना पोर्टल सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म होगा जहां नागरिक स्वतंत्र रूप से स्वयं प्रश्नावली भर सकेंगे। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षक तथा जिला अधिकारी जनगणना की प्रगति पर नजर रख सकेंगे। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB क्रिएटर यह एक उपग्रह आधारित वेब मैपिंग एप्लीकेशन है। ये प्रभारी अधिकारियों को सटीक डिजिटल गणना ब्लॉक्स बनाने में सक्षम बनाएगी। सेवा के रूप में जनगणना सेंसस एज ए सर्विस CAAS यह मंत्रालयों को साक्ष्य आधारित नीतिगत नियोजन के लिए एक स्वच्छ, मशीन द्वारा पठनीय और खोजने योग्य डेटाबेस प्रदान करेगा। भारत में जनगणना आयोजनकर्ता महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। प्रत्येक 10 वर्ष में दशकीय जनगणना। विधिक ढांचा: जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना नियम 1990। आगामी जनगणना जनगणना 2027 यह देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। ऐतिहासिक उपलब्धि: प्रथम समकालिक जनगणना 1881 में WC प्लाउडन द्वारा आयोजित की गई थी। 1.5.3 पॉक्सो POCSO अधिनियम में रोमियो जूलियट क्लॉज इन POCSO एक्ट। न्यायालय ने किशोरों के बीच परस्पर सहमति से बने संबंधों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम POCSO के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला है। न्यायालय ने केंद्र से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाल संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज पर विचार करने को कहा है। निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। कानून का दुरुपयोग: न्यायालय ने ऐसे मामलों की ओर ध्यान दिलाया जहां पीड़ित की आयु गलत बताई जाती है ताकि मामला पॉक्सो कानून के सख्त प्रावधानों के अंतर्गत आ जाए। साथ ही ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया गया जहां परिवारों ने युवाओं के आपसी संबंधों का विरोध करने के लिए इस कानून का उपयोग किया। रोमियो जूलियट क्लॉज की शुरुआत: इसका उद्देश्य उन वास्तविक सहमति वाले किशोर संबंधों को POCSO के कठोर प्रयोग से छूट प्रदान करना है जहां दोनों पक्षों के बीच आयु का अंतर बहुत कम हो। सहमति से बनाए गए संबंधों की उपेक्षा करने से किशोरों को गलत तरीके से कारावास की सजा हो सकती है। पॉक्सो POCSO अधिनियम 2012 बाल संरक्षण रूपरेखा। उद्देश्य: यह बालकों 18 वर्ष से कम आयु को यौन हमले, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफी से बचाता है।
लैंगिक रूप से तटस्थ। ये सभी बालकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे बालक या अपराधी का लिंग, जेंडर कुछ भी हो। अपराधों का वर्गीकरण। ये अपराधों को प्रवेशन पेनिट्रेटिव और गैर प्रवेशन नॉन पेनिट्रेटिव हमले तथा इसके गंभीर रूपों में वर्गीकृत करता है। इसमें आजीवन कारावास तक के कठोर दंड का प्रावधान है। विशेष न्यायालय, त्वरित बंद कमरे, इन कैमरा में सुनवाई, 1 वर्ष के भीतर, बाल अनुकूल प्रक्रियाएं, मुआवजा और पुनर्वास। 1.5.4 लैंड स्टैक डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के अंतर्गत लैंड स्टैक और राजस्व शर्तों की शब्दावली GO8 का शुभारंभ किया गया। लैंड स्टैक के बारे में, ये भूमि और संपत्ति अभिलेखों के लिए एक एकीकृत GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड जैसे देशों की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित है। प्रमुख विशेषताएं एवं लाभ। एकल खिड़की पहुंच, एक ही इंटरफेस के माध्यम से सभी विभागों के भूमि डेटा आंकड़ों तक पहुंच। सूचित निर्णय निर्माण, नागरिकों को उचित और ठोस निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर सशक्त बनाना। जोखिम न्यूनीकरण, अनधिकृत या गैर अनुपालन वाली परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिमों को कम करना। बेहतर समन्वय, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग और संचार को बेहतर बनाना। 1.5 पंखुड़ी पोर्टल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल प्रारंभ किया है। पंखुड़ी पोर्टल के बारे में, ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR और साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों NRIs, गैर सरकारी संगठनों NGOs, कॉर्पोरेट संस्थाओं और सरकारी संगठनों को एक मंच से जोड़ता है। ये पोर्टल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE, बाल कल्याण जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में स्वैच्छिक और संस्थागत योगदान को सरल और एकीकृत करता है। उद्देश्य, महिला एवं बाल विकास से जुड़ी पहलों में बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की व्यवस्थित भागीदारी को मजबूत करना। 1.5.6 ECINET भारत निर्वाचन आयोग ECI ने लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026 में ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का शुरुआती संस्करण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। ECINET प्लेटफॉर्म भारत का डिजिटल निर्वाचन तंत्र माइनस मुख्य विशेषताएं एवं सेवाएं। ये क्या है? ये भारत निर्वाचन आयोग ECI का एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, जो एक एकल एकीकृत मंच के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रियाओं के आद्योपांत एंड-टू-एंड प्रबंधन को संभव बनाता है। वैश्विक पैमाना, यह विश्व का सबसे बड़ा सेवा मंच है। प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं: मतदाता पंजीकरण, निर्वाचक नामावली में खोज, अपने आवेदन की स्थिति जानें, अपने प्रत्याशी को जानें, चुनाव से जुड़ें, ई-एपिक डाउनलोड, शिकायत निवारण आदि।